मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद ना रहूँ। मुझे चिंता नहीं है मैं रहूँ या ना रहूँ। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और मैं जब मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। यह ऐतिहासिक भाषण 30 अक्टूबर 1984 को भुवनेश्वर में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। उनके दिए गए इस भाषण से यह प्रतीत हो रहा था कि जैसे उन्हें अपनी मौत का आभास हो गया हो। अगले दिन 31 अक्टूबर 1984 को जब पूरी दिल्ली ने सर्दी की चादरें ओढ़ ली थी, मौसम खुशमिजाज था, तभी तकरीबन 9:30 बजे पूरे देश का माहौल गर्मा गया। वजह थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या। 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरगंज रोड स्थित अपने आवास से जब इंदिरा गांधी ब्रिटिश अभिनेता पीटर उस्तिनेव को इंटरव्यू देने के लिए गेट पार करके बाहर निकल रही थी, तभी उनके अपने ही अंगरक्षकों बेअंत और सतवंत सिंह द्वारा कत्ल कर दिया गया। बेअंत सिंह ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से इंदिरा गांधी पर 3 गोलियां चलाईं और थोड़ी दूर पर खड़े सतवंत सिंह से चिल्लाकर कहा, देख क्या रहे हो, गोली चलाओ। तो तुरंत सतवंत सिंह ने अपने ऑटोमेटिक कार्बाइन से सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में उतार दी। दोनों ने तकरीबन 5 महीने पहले भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मंदिर पर किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार हमले का बदला ले लिया था। आखिर क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जानते हैं विस्तार से। इस पूरे विवाद की शुरुआत आजादी के बाद शुरू होती है। ये वो दौर था जब अंग्रेजों द्वारा किए गए बंटवारे के बाद पंजाब 2 हिस्सों में बंट गया, जिसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के साथ चला गया। बंटवारे के दौरान बहुत खून खराबा हुआ और बड़ी संख्या में सिख, हिंदू और सिंधी पाकिस्तान से भारत आ गए। ऐसे में सिखों को लगा हिंदुओं को हिंदुस्तान और मुस्लिमों को पाकिस्तान मिला और हमारे पंजाब के 2 टुकड़े करके हमारे साथ अन्याय किया गया। हालांकि आजादी के पहले ही साल 1920 में ही अकाली दल का गठन हो चुका था। यह एक राजनीतिक पार्टी थी। ऐसे में आजादी के बाद सन 1956 में भाषा के आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तब सिखों द्वारा सिख बहुल्य राज्य बनाने की मांग की गई, लेकिन उनकी इस मांग को इस आधार पर दरकिनार कर दिया गया कि ये पॉपुलर डिमांड नहीं है, केवल कुछ संगठन ही ऐसे मांग कर रहे हैं। ये बात तब कही गई जब पंजाब में पंजाब का मौजूदा हिस्सा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजधानी दिल्ली आती थी। ऐसे में सिखों की संख्या हिंदुओं के मुकाबले कम थी। सिखों का मानना था कि पंजाब के संसाधनों पर पहले पंजाबियों का हक है। ऐसे में पंजाब में बनने वाले बांध और नहरों पर उन्हें ज्यादा हक और स्वायत्तता दी जानी चाहिए। ऐसे में जब सिखों को सिख बहुल राज्य नहीं मिला तो सिखों ने कहा कि हमें थोड़ी स्वायत्तता दे दो, और यहीं से खालिस्तान का उदय हुआ। कुछ संगठन चाहते थे हमें स्वायत्तता मिल जाए और कुछ संगठन पूरी तरह से आजादी चाहते थे। वे चाहते थे या तो खालिस्तान पूरी तरह स्वायत्त हो या पूरी तरह से आजाद हो, लेकिन ज्यादातर सिख संगठन बस पूरी स्वायत्तता चाहते थे, ना कि आजादी। 1956 में हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, लेकिन पंजाब को अलग राज्य घोषित करने में केंद्र सरकार को 10 साल लंबा वक्त लग गया। साल 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पंजाब हरियाणा का गठन हुआ। अब जाकर सिखों की लंबे समय से हो रही अलग राज्य की मांगे पूरी हुई। अकाली दल ने पंजाब के गठन के लिए इस मांग को भाषा के आधार पर रखा, न कि धर्म के आधार पर। इसलिए सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। यह कहानी अब भारत की धरती से उठकर विदेश चली जाती है, जहाँ पर बड़ी संख्या में सिख NRI रहते थे। ये सिख विदेशों में यूके, इंग्लैंड, कनाडा और USA में बड़ी संख्या में रहते हैं। 1970 में खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत हुई। जगजीत सिंह चौहान ने इन देशों में जाकर लोगों से खालिस्तान बनाने के लिए डोनेशन इकट्ठा किया और 1971 के आसपास वहां के न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों में घोषणा कर दी कि खालिस्तान एक अलग देश है। वहीं पर खालिस्तानी करेंसी और डाक टिकट भी जारी कर दिया। यह सब काम जगजीत सिंह चौहान और उनके कुछ समर्थकों द्वारा किया गया। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अकाली दल ने कभी भी अलग खालिस्तान की मांग नहीं की थी। अकाली दल स्वायत्तता चाहता था, लेकिन अलग देश की मांग उसने कभी नहीं की थी। ऐसे में सन 1973 में आनंदपुर साहिब में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। यहाँ हुई बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दे शामिल थे।
अकाली दल का मानना था कि सिख समुदाय की पहचान, वजूद और संस्कृति को बचाए रखना होगा। केंद्र सरकार को राज्यों के काम में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। केंद्र सरकार को फेडरल स्ट्रक्चर के अनुरूप राज्यों को पूरी ताकत देना चाहिए। अकाली दल के आनंदपुर प्रस्ताव में 7 बातें महत्वपूर्ण थी। पहला, चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाए, जबकि केंद्र ने चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी घोषित किया था और हरियाणा के पंजाबी बोले जाने वाले कुछ इलाकों को पंजाब में शामिल किया जाए। तीसरी मांग यह थी कि मौजूदा संविधान के अंतर्गत राज्यों को और अधिकार दिए जाएं और राज्यों के काम में केंद्र के दखल को कम किया जाए। पंजाब में औद्योगिकरण और लैंड रिफॉर्म हो, वहीं कमजोर तबके के लोगों के हितों का ख्याल रखा जाए। इसके अलावा अकाली दल ने मांग रखी कि अखिल भारतीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन किया जाए। साथ ही पंजाब के बाहर अल्पसंख्यकों के रूप में रह रहे सिखों के अधिकारों की पूरी रक्षा की जाए। इसके अलावा फौज में सिखों की भर्ती ज्यादा संख्या में होनी चाहिए और मौजूदा कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए। भिंडरावाले का उदय। सन 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था, जो कि 1977 तक लागू रहा। इसके बाद हुए चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और देश में जनता पार्टी की सरकार बनी। पंजाब में भी सत्ता कांग्रेस के हाथ से निकलकर अकाली दल के हाथ में आ गई। पंजाब में अकाली दल सत्ता हासिल करने के बाद ज्यादा हावी होने लगा। ऐसे में अकालियों को काटने के लिए एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो अकालियों का विरोध कर सके। ऐसे में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह की सलाह पर संजय गांधी ने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की जिसका व्यक्तित्व करिश्माई हो, जिससे सिख अकाली दल की तरफ न जाकर कांग्रेस की तरफ आ जाएं। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर के मुताबिक भिंडरावाले का दिल्ली में बाकायदा इंटरव्यू हुआ था। इस बात का जिक्र नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी में किया है। उन्होंने अपने किताब में लिखा कि कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य ज्ञानी सिंह और दरबारा सिंह, जो कि बाद में मुख्यमंत्री भी बने, उन्होंने मिलकर 2 सम्मानित व्यक्तियों का चुनाव किया। बाद में उन्हें संजय गांधी से मिलवाया। पहला व्यक्ति संजय को कुछ खास नहीं जचा, लेकिन भिंडरावाले का अक्खड़पन और तीखा तेवर उन्हें बहुत पसंद आया। संजय गांधी को लगा अकाली दल को टक्कर देने के लिए वो बिल्कुल सही व्यक्ति है। संजय के दोस्त और सांसद कमलनाथ ने नैयर को बताते हुए यह कहा था कि हम कभी कभी उन्हें पैसे भी दिया करते हैं। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे आतंकवाद की तरफ चल पड़ेंगे। पारंपरिक रूप से सिखों का मानना है कि गुरु ग्रंथ साहिब 11वें और आखिरी गुरु हैं, जो अनंत काल तक बने रहेंगे। गुरु गोविंद सिंह के बाद और कोई इंसान गुरु का पद ग्रहण नहीं कर सकता। निरंकारी सिख इस बात को नहीं मानते। उनका मानना था कि किताब ही नहीं बल्कि एक आदमी को भी धर्मगुरु माना जाना चाहिए। इसी बीच 13 अप्रैल 1978 को वैसाखी के दिन अमृतसर में सिखों और निरंकारी सिखों के बीच खूनी झड़प हुई। इनमें 13 चरमपंथी और 3 आम निरंकारी मारे गए। 16 लोगों की मौत के बाद पंजाब पुलिस ने केस दर्ज किया। नामजद लोगों में निरंकारियों के मुखिया बाबा गुरबचन सिंह भी थे। केस चला और फिर करनाल कोर्ट का फैसला आया, जिसमें बाबा गुरबचन सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसके बाद पंजाब हमेशा के लिए बदल गया और दोबारा पहले जैसा कभी नहीं बन पाया। जनरल सिंह भिंडरावाले को 1977 में सिखों की धर्म प्रचार की प्रमुख शाखा दमदमी टकसाल का मुखिया नियुक्त किया गया था। बैसाखी के दिन हुई खूनी झड़प के बाद 24 अप्रैल 1980 को रणजीत सिंह नाम के चरमपंथी की अगुवाई में बाबा गुरबचन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से ज्यादातर लोगों के ताल्लुक भिंडरावाले से थे। एक न्यूज चैनल में दिए गए इंटरव्यू के अनुसार जब बाबा गुरबचन सिंह की मृत्यु के बाद कुलदीप नैयर की मुलाकात भिंडरावाले से हुई तो पत्रकार नैयर ने उनसे पूछा कि ये आपके पास इतने लोग बंदूक और स्टेन गन लेकर क्यों रहते हैं? तो उसने कहा, पुलिस वाले क्यों रहते हैं? इस पर पत्रकार नैयर ने कहा कि वो तो सरकार के नुमाइंदे हैं। तो भिंडरावाले ने कहा, उनसे कहो एक बार हमसे टक्कर लेकर तो देखें, पता चल जाएगा सरकार किसकी है। बात चल ही रही थी कि वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता और देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके स्वर्ण सिंह कमरे में आए। तो पत्रकार नैयर ने कहा कि स्वर्ण सिंह जी आप कुर्सी पर बैठिए। तो उन्होंने कहा कि संतों के सामने मैं कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, और वे फर्श पर ही बैठ गए। ऐसा कद पंजाब में हो चुका था जनरल सिंह भिंडरावाले का। कांग्रेस ने भिंडरावाले को पंजाब की धार्मिक राजनीति में बढ़ावा देने के लिए हर तरह की मदद की।
भिंडरावाले ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में अपने उम्मीदवार खड़े करने शुरू कर दिए। उन उम्मीदवारों का कांग्रेस ने समर्थन किया। इस तरह से कांग्रेस ने भिंडरावाले की पंजाब और सिखों के बीच मजबूती से पैर जमाने में मदद की। इंदिरा गांधी को 1980 के चुनाव में जबरदस्त जीत मिली। लोकसभा की 529 सीटों में से कांग्रेस को 351 सीटें मिली। ज्ञानी जैल सिंह को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश का गृह मंत्री बनाया। पंजाब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अकाली दल को पछाड़ा और पंजाब में दरबारा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे में दरबारा सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि भिंडरावाले को रोका जाए और दबाया जाए, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इसके पक्ष में नहीं था। इसके बाद सन 1981 में देश में जनगणना शुरू हो गई। भाषा का मुद्दा जनगणना के दौरान अहम हो गया। हिंदी के आगे पंजाबी के पिछड़ने का डर सिखों को था। इसी बीच पंजाब केसरी के एडिटर और मालिक लाला जगत नारायण ने अपने लेखों में लिखा, पंजाब में रहने वाले हिंदू और हिंदी भाषी अपनी भाषा हिंदी बताएं, ना कि पंजाबी। भिंडरावाले और कट्टर सिख जो भिंडरावाले के समर्थक थे, इससे बहुत नाराज हो गए। इसी बीच 5 सितंबर 1981 को लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। इल्जाम जरनैल सिंह भिंडरावाले पर लगा। हत्या के 4 दिन बाद पंजाब सरकार ने भिंडरावाले के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। लाला जगत नारायण की हत्या के 6 दिन बाद 15 सितंबर को अमृतसर के गुरुद्वारा गुरुदर्शन प्रकाश से भिंडरावाले को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप से भिंडरावाले को जमानत पर रिहा कर दिया गया और कहा गया कि सबूतों के अभाव में भिंडरावाले को जमानत दी गई है। उस समय के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने संसद में इस रिहाई की घोषणा की और साथ ही साथ यह कहा कि भिंडरावाले के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद भिंडरावाले का कद अचानक से सिख राजनीति में बहुत बड़ा हो गया। इस घटना के बाद उसके कट्टर अनुयायियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इसके बारे में एक बार भिंडरावाले ने अनौपचारिक रूप से कहा था कि जो काम मैं सालों में नहीं कर पाया वो तो दिन जेल में रहने से पूरा हो गया। भिंडरावाले के बढ़ते कद को देखते हुए अकालियों ने भिंडरावाले से हाथ मिला लिया और 1982 में भिंडरावाले और अकालियों के बीच साथ काम करने की सहमति बन गई। अकाली दल के संत हरचंद सिंह लोंगेवाल और भिंडरावाले के बीच सहमति के बाद धर्मयुद्ध मोर्चा की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य 1973 के आनंदपुर साहब प्रस्ताव की मांगों को पूरा करवाना था। ऐसे में जब भिंडरावाले कांग्रेस के हाथ से निकल गया तो राज्य की सत्ता पे काबिज कांग्रेस ने इस आंदोलन को रोकने की पुरजोर कोशिश की। इस दौरान तकरीबन 100 लोगों की जान चली गई और लगभग 30,000 लोगों को अरेस्ट किया गया। ऐसे में नवंबर 1982 में धर्म मोर्चा और अकाली दल ने कहा कि हम दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि दिल्ली में एशियन गेम्स होने वाले थे। मगर एशियन गेम्स भारत की नाक का सवाल था। पहली बार भारत में कई सालों बाद इतने बड़े खेल का आयोजन होने जा रहा था। यह आयोजन सक्सेसफुली हो इसलिए सरकार ने हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर जो भी दिल्ली में दाखिल होता था उसकी तलाशी शुरू कर दी। रोक रोक कर चुन चुन कर सिर्फ सिखों की तलाशी ली जाती थी। यहाँ तक कि कुछ रिटायर्ड सीनियर आर्मी ऑफिसर्स और एयरफोर्स ऑफिसर्स की भी तलाशी ली गई, जिससे उन्होंने अपनी बहुत बेइज्जती महसूस की, जो कि वे अपने पर्सनल या ऑफिशियल वर्क से दिल्ली जा रहे थे। ऐसे में भिंडरावाले और उसके समर्थक और भड़क उठे। उसके समर्थकों ने 1983 में धर्म मोर्चा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाले आईपीएस अधिकारी एएस अटवाल की स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर गोली मारकर हत्या कर दी। भिंडरावाले का डर इतना पंजाब में फैल चुका था कि कोई पुलिस वाला उनकी लाश को 2 घंटे तक वहां से उठाने तक नहीं आया। कहते हैं बाद में मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने भिंडरावाले से फोन पर बात करके एएस अटवाल की लाश को छुड़वाया। ऐसे में भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से भिंडरावाले पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करने से पंजाब में और हालात बिगड़ सकते हैं। इसी बीच 5 अक्टूबर 1983 को सिख चरमपंथियों ने कपूरथला से जालंधर जा रही बस को रोककर बस में सवार 6 हिंदुओं की जान ले ली। इससे पंजाब में हालात और बिगड़ गए। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह की सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके बाद भिंडरावाले और उसके समर्थकों ने हरमंदिर साहब परिसर के अंदर हथियार जमा करना शुरू कर दिया।
15 दिसंबर 1983 को भिंडरावाले ने अपने समर्थकों के साथ अकाल तख्त पर कब्जा जमा लिया। अकाल तख्त गोल्डन टेम्पल के अंदर ही स्थित एक बिल्डिंग है। इस तख्त पर से सिखों के फरमान जारी किए जाते थे। अकाल तख्त जब बनाया गया था तो इसे मुगल तख्त से 1 फीट ऊंचा बनाया गया था। यह दर्शाने के लिए कि जो धर्म है वह बादशाह और राजा सबसे बड़ा है। अकाल तख्त पर कब्जे के बाद भी इंदिरा गांधी इस मसले को शांति से खत्म करना चाहती थी, तो उन्होंने नरसिम्हा राव को भिंडरावाले के पास शांति का प्रस्ताव लेकर भेजा। अकाली दल ने तो सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन भिंडरावाले ने इसे एक सिरे से खारिज कर दिया। भिंडरावाले ने अकालियों पर यह आरोप लगाया कि तुम राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हो। मुझे भारत सरकार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। पंजाब में हिंदुओं और सिखों के बीच झड़प और गुरुद्वारों पर हमलों को बढ़ता देख 1 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले 5 महीने में तकरीबन 300 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाने से पहले पंजाब में आने जाने पर पाबंदी लगा दी। रेल, वायु और सड़क मार्ग बंद कर दिए गए। किसी भी तरह के संदेश भेजने पर पाबंदी लगा दी गई। सेना और अर्धसैन्य बलों ने सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और पत्रकारों को भी अमृतसर छोड़ने को कह दिया गया। 1 जून को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर अपना भाषण दिया और बातचीत का रास्ता खुले होने की बात की, लेकिन असल में आर्मी हमले की तैयारी कर रही थी। अब शुरू होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार का मकसद गोल्डन टेम्पल से भिंडरावाले और उसके समर्थकों को वहां से बाहर निकालकर या मौत के घाट उतारकर हरमिंदर साहिब को मुक्त कराना था। 3 जून को सिखों के 5वें गुरु का शहीदी दिवस था। ऐसे में उस स्वर्ण मंदिर में रोज की अपेक्षा ज्यादा श्रद्धालु मत्था टेकने आए थे। पुलिस और सरकारी तंत्र लोगों को मंदिर से वापस जाने के लिए कह रहा था, लेकिन भिंडरावाले और उसके समर्थकों ने लोगों को मंदिर परिसर से बाहर नहीं निकलने दिया। उनका इरादा लोगों को कार्रवाई के समय ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगुवाई कर रहे थे मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा बताते हैं कि ठीक ऑपरेशन शुरू होने से पहले बराड़ ने फौजियों से बोला था कि जो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बनना न चाहता हो वो अभी मना कर सकता है, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। 5 जून को काली डंगरी पहने 20 जवान गोल्डन टेम्पल के अंदर दाखिल हुए। इन लोगों ने नाइट विजन गोगल, स्टील हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। सब जवान AK-47 से लैस थे। शुरू में तो आर्मी को लगा वे जल्द ही गोल्डन टेम्पल पर काबू पा लेंगे, मगर ऐसा नहीं था। भिंडरावाले के समर्थक पूरे ट्रेंड थे। उन्हें ट्रेंड किया था मेजर साहबेग सिंह ने। ये वही मेजर साहबेग थे जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के लोगों को पाकिस्तान सेना का सामना करने के लिए प्रशिक्षित किया था। लेकिन भारत सरकार से नाराज साहबेग सिंह भिंडरावाले के मिलिट्री कमांडर बन गए। साहबेग को आर्मी की कमजोरी का पता था। पूरे भारत में सिर्फ एक यूनिट थी जो क्लोज क्वार्टर में लड़ाई करने के लिए ट्रेंड थी, स्पेशल ग्रुप 56 कमांडो कंपनी। साहबेग ने गोल्डन टेम्पल को पूरा आर्मी कैंप बना दिया था। मेजर जनरल बराड़ 9th इन्फेंट्री डिवीजन को लीड कर रहे थे, जिनकी 3 बटालियन को रात में अंदर भेजा गया, लेकिन इन्हें राजस्थान के रेगिस्तानों और पंजाब के खुले मैदानों में लड़ने की ट्रेनिंग मिली थी। बंद जगह में लड़ाई का अनुभव पहली बार होना था। कमांडोज ने जैसे ही उस तरफ कदम बढ़ाया, एक स्नाइपर की गोली सीधे रेडियो ऑपरेटर के हेलमेट को पार करते हुए सर पर लगी। तुरंत बाकी लोग अकाल तख्त से बने हुए खंभों के पीछे छिप गए। अकाल तख्त और दर्शन देवड़ी के बीच पूरे इलाके को साहबेग ने मशीन गनों से घेर रखा था। मशीन गन और कार्बाइन दीवारों के पीछे से दनदना रही थीं। लगातार चल रही बंदूकें इतना फ्लैश मार रही थी कि कमांडोज के नाइट विजन डिवाइस फेल हो रहे थे। कमांडोज ने अकाल तख्त की ओर बढ़ने की कई कोशिशें की, मगर वे फेल हो रहे थे। कुछ ही देर में परिक्रमा का मार्बर लहूलुहान हो चुका था। यहाँ वहां लाशें पड़ी हुई थीं। इसके बाद आर्मी ने एक बख्तर बंद गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे भी एक ग्रेनेड लॉन्चर से फेल कर दिया गया। इसके बाद स्पेशल ग्रुप यूनिट का एक अफसर दौड़ते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रणजीत सिंह दयाल के पास पहुंचा। उसने बताया कि आगे बढ़ने का कोई जरिया नहीं है।
अफसर ने आगे बताया कि भिंडरावाले को पकड़ने के लिए अकाल तख्त की पीछे की दीवार तोड़नी होगी, मगर रणजीत सिंह ने सीधे इनकार कर दिया। इसके बाद प्लान बना कि आंसू गैस के जरिए अकाल तख्त को खाली करवाया जाए। आधी रात के बाद स्पेशल ग्रुप यूनिट और आर्मी एक पैरा के बचे हुए लोग अकाल तख्त के पास के फाउंटेन पर इकट्ठा हुए। कमांडोज ने अकाल तख्त के अंदर आंसू के गोले फेंकने की कोशिश की, लेकिन वहां खिड़कियों को ईंटों से बंद कर दिया गया था। बस इतनी जगह छोड़ी गई थी कि बस मशीन गन का मुंह बाहर निकल सके। जब शुरुआत में ज्यादा संख्या में सैनिक घायल हुए तो मेजर बरार ने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी और अकाल तख्त पर हमले के लिए टैंक मंगा लिए। इस टैंक का उपयोग रात में रोशनी करके भिंडरावाले और उसके समर्थकों पर निशाना लगाना था, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो अकाल तख्त के ऊपर टैंक से गोले दागे गए। इस दौरान भिंडरावाले और साहबेग सिंह की मृत्यु हो गई। जांच में पाया गया कि टैंक से अकाल तख्त के ऊपर 80 से ज्यादा गोले दागे गए थे। हमले के दौरान अकाल तख्त और पुस्तकालय को बड़ा नुकसान पहुंचा था। मिशन के पूरा होने के बाद जब स्वर्ण मंदिर की जांच की गई तो बड़ी मात्रा में हथियार मिले। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारतीय सेना के 83 जवान शहीद और 248 घायल हुए, जबकि इसमें 500 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिसमें भिंडरावाले और मेजर साहबेग भी थे। इस घटना के बाद पंजाब का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। रक्षा राज्य मंत्री केपी सिंह देव से इंदिरा गांधी को ऑपरेशन सफल होने की जानकारी मिली तो उन्होंने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? इन लोगों ने तो मुझे बताया था कि इतनी मौतें नहीं होंगी। हालांकि इस ऑपरेशन के तत्काल बाद भी पंजाब में शांति नहीं आई। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में जहां भिंडरावाले की पकड़ मजबूत थी, वहां ऑपरेशन ब्लू स्टार का दूसरा चरण चलाया गया। अब मैं आपको बताता हूं इस ऑपरेशन के बाद की घटनाएं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, नहीं तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी। इस ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की उन्हीं के 2 बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने हत्या कर दी। इसके बाद 1985 में एयर इंडिया की एक फ्लाइट जिसका नाम कनिष्क था, वह कनाडा से दिल्ली आ रही थी। उसमें बॉम्ब रख दिया गया जो हवा में ही ब्लास्ट हो गया, जिसमें 329 पैसेंजर मारे गए। इस फ्लाइट में अधिकतर यात्री हिंदू थे, इसलिए खालिस्तान के आतंकियों ने इसी फ्लाइट को चुना था। उसी साल अकाली दल के नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल ने राजीव गांधी के साथ एक समझौता कर लिया, जिसमें कुछ डिमांड अकाली दल की मांग ली गई। इस समझौते के बाद भिंडरावालों के समर्थकों ने हरचंद सिंह लोंगोवाल की भी हत्या कर दी। फिर 1986 में भारतीय सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एएस वैद्य की भी हत्या कर दी गई। ऑपरेशन के ग्राउंड लीडर कुलदीप सिंह बरार की लाइफ को बहुत डर है, इसलिए पिछले 38 साल से भारतीय सरकार ने उन्हें सुरक्षा दे रखी है और उन्हें अज्ञात जगह पर रखा गया है। उनके यदि आज भी इंटरव्यू होते हैं तो उनके लोकेशन की कोई जानकारी नहीं दी जाती। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद दिल्ली और पूरे देश में सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। इसमें चुन चुनकर सिखों पर हमला किया गया और उनकी हत्या की गई। अकेले दिल्ली में लगभग 3000 सिखों की हत्या की गई। भिंडरावाले की मृत्यु के बाद और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी आतंकवादी घटनाएं पूरी तरह से बंद नहीं हुई। फिर से आतंकवादियों ने हरमिंदर साहिब में छिपकर रहना शुरू कर दिया। फिर उनके खिलाफ 2 बार ऑपरेशन चलाना पड़ा। उन ऑपरेशन का नाम 1986 में ब्लैक थंडर 1 और 1988 में ब्लैक थंडर 2 रखा गया। इसका नेतृत्व आईपीएस ऑफिसर केपीएस गिल को दिया गया और इसमें एनएसजी की मदद ली गई और पूरा ध्यान रखा गया कि मंदिर के किसी बिल्डिंग को कोई नुकसान न पहुंचे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के 10 सालों बाद तक आतंकवादी घटनाएं होती रहीं। पंजाब में 1992 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। पाकिस्तान की आईएसआई ने खालिस्तान समर्थकों की पूरी मदद की थी। बब्बर खालसा जैसे आतंकवादियों को पूरा सहयोग दिया। इसका खुलासा बब्बर खालसा के आतंकवादियों ने पकड़े जाने पर किया। इसके बाद पुलिस और आर्मी ने 1984 से 1992 तक ऑपरेशन वुड रोज चलाकर इस पर भी काबू पा लिया। 1992 में राष्ट्रपति शासन हटाकर चुनाव किया गया और कांग्रेस सत्ता में आई। बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन 3 साल बाद बेअंत सिंह की 1995 में उनके ही ऑफिस पर हत्या कर दी गई। लेकिन 1995-96 तक धीरे धीरे स्थिति काबू में आ गई।
लेकिन अभी भी खालिस्तान समर्थकों के किस्से बीच बीच में सुनाई पड़ते हैं। यह थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी कहानी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।